हाय गाइस। आज हम साहित्यिक परिस्थितियाँ पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में गाइस हम लोगों ने भक्ति आंदोलन था, उसकी विभिन्न परिस्थितियों को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। तो ये उसी में से दिया गया है कि साहित्यिक परिस्थिति क्या है। ओके गाइस, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि भक्ति काल में क्या क्या साहित्यिक परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ यहाँ कि किसी भी दौर के साहित्य की निर्मित में तत्कालीन समय तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सही बात है ना गाइस कि किसी भी समय में हम लोग रहते हैं तो उस समय की जो भी साहित्यिक परिस्थिति यानी जो भी रचनाएं होती है उसमें उस समय की सभी परिस्थितियाँ जो दी होती है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है किसी भी समय की। ठीक है, तो अर्थात साहित्य को पढ़कर हम तत्कालीन समाज के स्वरूप को जान सकते हैं ना, कि अगर मान लो हम लोग इस समय में हैं और हमें पिछली किसी भी युग के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, उस समय के साहित्य को पढ़ेंगे, है ना। उस समय तत्कालीन क्या क्या परिस्थितियाँ थी, क्या क्या समाज में उस समय फैलाव था, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर हमें किसी भी साहित्य के बारे में जानना है, उस समय के दौर को, किसी भी काल के, तो हमें उस समय के साहित्य को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हम किसी भी काल के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, है ना। लोगों के आचार विचार का अनुमान लगा सकेंगे, या यूँ कहिए कि साहित्य के द्वारा समाज का स्पष्ट रूप हमारे सामने व्यक्त होगा, है ना, कि उस समय के लोगों का विचार क्या था, उनके रहने या फिर उनके बोलने या फिर उनके जीवन से संबंधित क्या क्या चीज़ें थी, ये सब हम उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों को या फिर संस्कृति को जानेंगे, तभी जाके हमें ये चीज़ पता चलेगी, है ना गाइस। साहित्यकार अपने सामने जो देखता है उसका वर्णन करता है ना, और साहित्यकार यानी कि जो साहित्यिक लिखा जाता है, वो साहित्यकार जो होता है वो क्या करता है, वो उस समय की परिस्थितियों को अपनी रचनाओं में लिखता है। ठीक है, यद्यपि कल्पना का समावेश उसकी रचनाओं में जरूर होता है, किंतु उसके साथ तत्कालीन सत्य भी जुड़ा होता है। कहने का मतलब कि कोई भी रचना बिना कल्पना या कोई भी लिखावट आप देख सकते हो, हम लोग कविता लिखते हैं, हम लोग कहानी लिखते हैं या फिर कुछ भी हम लोग लिखते हैं, तो अधिकतर चीज़ों में स्पेशली तो हम लोग देखते हैं कि कहानी में गाइस की बहुत सारी कल्पनाएं होती है। तो कोई भी जो राइटर होता है वो सबसे पहले अपनी कल्पनाओं से ही किसी चीज़ की शुरुआत करता है ना। तो वही चीज़ साहित्य में भी होता है कि जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस समय हमें कल्पना करनी पड़ती है। और लेकिन ये जो साहित्यकार होते हैं तो वो तो कल्पना करते ही है, वो ज़रूरी है, बट उसके साथ तत्कालीन यानी उस समय के सत्य का भी जुड़ाव वो हमें दिखाते हैं। ठीक है, आदिकाल की हिंदी साहित्य मुख्य रूप से राज दरबार में रचा गया था। ठीक है, और आदिकाल यानी आदिकाल के समय में आप देखोगे गाइस कि उस समय जो भी रचनाएं थी ना, अधिकतर दरबार यानी कि राजाओं के महल या फिर वहाँ पर रची गई थी। यही कारण था कि तत्कालीन सामंती अभिरुचि के अनुसार आदिकालीन साहित्य में मुख्य रूप से राज प्रशंसी युद्धों का वन तथा श्रृंगार का समावेश मिलता है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि दरबार में अगर कोई भी कवि किसी रचनाओं को रचता है तो उस समय हमें क्या दिखाई देगा कि उस समय की राजाओं की क्या प्रशंसा थी, युद्ध के बारे में, श्रृंगार के बारे में, वो सब वो ज़्यादा इसी टॉपिक पे लिखते थे उनको। ठीक है, ये सब जो कवि होते थे उस समय के राज दरबार के। ठीक है, यत्विक संदेश, रासर, ढोला, मारू, रात दुआ जैसी कुछ लोक गाथा परक रचनाएं भी हुई, पर इनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो इस सब जो रचनाएं थी यह राज दरबार में रची गई थी, पर इसकी रचनाएं बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। भक्ति काल में साहित्य की प्रवृत्ति बदल गई। ठीक है, पर भक्ति काल में आते आते ये जो हम लोगों ने पढ़ा गाइस, वो आदि काल में इस तरह की रचनाएं होती थी, जो कि हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, पिछली वीडियो में, इसके पहले वाले में। पर भक्ति काल में ये चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। ठीक है, इस युग में जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हुई वह ईश्वर भक्ति, सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो भक्ति काल में अब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि भक्ति काल में जो भी रचनाएं हुई थी वो क्या थी, वो ईश्वर से भक्ति थी या फिर समाज से संबंधित जो भी जुड़ाव था उस समस्याओं को दिखाया गया था। भक्ति कवि किसी साहित्य वंश के लिए काव्य रचना नहीं करते थे, उनके हृदय में
हाँ, तो उस समय के जो भी कवि थे ना गाइस, तो वो क्या करते थे, वो उनकी जो रचनाएं होती थी वह ईश्वर पे ही होती थी, समाज पे ही होती थी। और समाज को बस दिखाना चाहते थे कि सच्चाई क्या है, उससे वो अवगत कराना चाहते थे। उनकी रचनाएं किसी जोर ज़बरदस्ती से नहीं होती थी। उनके वो जब जो समाज में देखते थे ना, उसी चीज़ को वह दिखाते थे अपनी रचनाओं में। इसलिए भक्ति काल में जो भी रचनाएं थी गाइस, वो सिर्फ ईश्वर और बस समाज के लोक कल्याण, लोगों के अंदर की भावों को जगाने का प्रयास किया गया था, बस यही। 6वीं शताब्दी में आरंभ की गई दक्षिण के आलवार संतों के वाणी एक अंत संत द्वारा के रूप में बहती हुई 12वीं सदी से 13वीं सदी में आकर उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में प्रभावित होने लगी। कबीर, सूर जयश्री, मीरा, रहीम, नानक आदि जितने भी भक्त कवि हुए, सबने अनमोल वचनों द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को अयक्ष किया, मतलब कि उसको काफ़ी ज़्यादा विकास किया। तो ये सब कवि जितने भी दिखाए गए हैं, मतलब जितनों का हम लोगों ने नाम अभी पढ़ा गाइस, ये सभी भक्ति काल के ही कवि थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में बस ये सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों भक्ति साहित्य के उदय का कारण बनी, ठीक है। और तत्कालीन सामाजिक धार्मिक बुराइयों का यानी कि उस समय की जो भी सामाजिक स्थितियाँ थी, धार्मिक जो भी बुराइयाँ थी, यह सब को अवगत कराया गया लोगों के द्वारा, ठीक है। और इस चीज़ को उदय यानी ये सब को दिखाने का प्रयास किया गया। भक्ति साहित्य में सभी प्रकार की बुराइयों, अंधविश्वासों का पर्दाफाश किया गया है ना। भक्ति काल में इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया गया है ना गाइस। तत्कालीन समय में साहित्य के क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, तो अनुवाद रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों में हुआ था, ठीक है। तो उस समय तत्कालीन यानी भक्ति काल में ही रामायण और महाभारत जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद हुआ था। बदायूनी ने फ्रांसीसी में इन दोनों ग्रंथों का अनुवाद किया था, ठीक है। तो इन दोनों ग्रंथ यानी कि रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों को फ्रांसीसी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया था। तत्कालीन बादशाहों में भी साहित्य प्रेम थे, यानी तत्कालीन यानी उस समय के जो भी बादशाह थे, यानी जो भी राजा या जो भी सम्राट थे, उन सभी को मतलब साहित्य से प्रेम था, यानी उनको उस चीज़ से बहुत लगाव था। इसलिए उस समय इस चीज़ का काफ़ी विकास हुआ। जैसे यहाँ पर मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर शाह एक अच्छा कवि था, यानी कि जो मुग़ल था ना, यानी कि मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, ठीक है। तो आप इनको इस शॉर्ट नोट में याद कर सकते हो कि मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बाबर लिख सकते हो। और ये एक अच्छे कवि भी थे। हुमायूं के साहित्य प्रेम था और उन्हें साहित्य से काफ़ी प्रेम था। उनकी बहन जो थी गुलबदन ने हुमायूं नामक की रचना की थी। तो यहाँ पर भी आप एक शॉर्ट पॉइंट कर सकते हो गाइज। तो गाइज मैं इसको इतना डीपली इसलिए मतलब पूरा रीड करके इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है ना गाइज, उसको हमें पढ़ने में बार बार हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगा, अगर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करने हो तो, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शासक वर्ग के कारण फ्रांसीसी साहित्य की उन्नति हुई, यानी कि ये सब जो शासक थे ना वो साहित्य प्रेम थे, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को और विकास किया उस समय। इतिहास ग्रंथों के मुल्ला दाऊद की तारीख़ अल्फ़ी, तबाबे अकबरी, फैज़ी, शर हिंदी का अकबरनामा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस समय मतलब साहित्य जो है ये सब रची गई थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इन ग्रंथ लीलावती का अनुवाद कवि फैज़ू ने किया। शाहजहां नामक ग्रंथ लिखे गए। औरंगजेब के समय आलमीरा नामक अमासीरू, आलमीगिनिंग, अल्फाज, गालमीनिंग आदि ग्रंथों ने गए, ठीक है। मतलब उस समय रचे गए थे ये सब ग्रंथ जो भी थे। हिंदी के भक्त कवियों ने अधिकतर भक्ति संबंधित रचनाएं की, ठीक है। हिंदी के भक्त कवि यानी जो हिंदी के जो भक्त कवि थे ना, तो उन्होंने अधिकतर इस प्रकार की रचनाओं को रचा। कबीर की रचनाओं का संग्रह बहुत बाद में हुआ, लेकिन जो कबीर जी जो थे वो तो भक्ति काल में ही कवि मतलब उस समय ही उन्होंने अपनी रचनाएं की थी, पर उनकी जो रचनाएं जो है ना वो संग्रह काफ़ी बाद समय यानी बहुत ही लेट से उसको संग्रह किया गया। जैसे जयश्री जो थे उन्होंने पद्मावत, सूरदास ने सूरसागर,
नंददास ने रामशरचादी, तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली तथा कवितावली की रचना की। ठीक है, तो ये सब ग्रंथ आप देख सकते हो कि ये सब जो भी कवि थे ये सब बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आप इन सब के नाम याद कर सकते हो। अकबर के दरबार के अब्दुल रहीम खान खाना, डोरमन तथा बिरबल हिंदी के अच्छे कवि थे। ठीक है, तो ये सब अकबर के दरबार के, जैसे कि इसमें सबसे प्रसिद्ध आप हम लोग पढ़ते हैं बिरबल। ठीक है, अकबर और बिरबल की छोटी छोटी कहानियों, तो ये अकबर के मतलब दरबार के ही कवि थे। ठीक है, भक्ति काल में ही केशव दास जैसे आचार्य हुए। इन्होंने कविता प्रिय, रसिक प्रिय और अलंकार मंजरी आदि ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, तो इन सब के आप नाम याद कर सकते हो पूरा अच्छे से। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तत्कालीन कवि समाज जनता से जुड़े हुए थे। ठीक है, और तत्कालीन यानी कि उस समय के जो कवि थे ना, वो जनता से जुड़े हुए थे। ठीक है, उन्होंने अधिकतर जनता के भावों को दिखाने का प्रयास किया है अपनी रचनाओं में, उस चीज़ को अच्छे से समझाने का। ठीक है, वे किसी साहित्यिक कृति हासिल करने के उद्देश्य से नहीं लिख रहे थे, बल्कि अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, तो उनका एक ही उद्देश्य था। जो भी भक्ति काल के कवि थे उनका बस एक ही लक्ष्य था कि वो अपनी बातों को आम जनता तक किस तरह से पहुंचाए, वो जो बुराइयां है वो किस तरह से उन्हें दूर करे, अंधविश्वास पे उन्हें विश्वास ना कराए। इन सब चीज़ों को उन्होंने दिखाने का बस प्रयास किया है भक्ति काल के कवियों ने। ठीक है, तत्कालीन कवि समाज जनता से वो हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइस थोड़ा। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक था कि जनता की भाषा का प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब कि ऐसा करने के लिए यानी कि ये सब दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी क्या होता है कि जब तक हम कुछ लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो हमारी जो भाषा है यानी हमारी जो लैंग्वेज है वो उस इंसान को समझनी चाहिए। ठीक है, तो आप नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी कवि थे ना वो जहाँ भी गए वहाँ की भाषाओं को उन्होंने सीखा और उस हिसाब से वहाँ के लोगों को यानी वहाँ की जनता को उस भाषा में उस चीज़ को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि जनता की भाषा मतलब जनता की भाषा में उन्होंने अपनी रचनाओं को बोलने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे कबीर तो घूम घूम कर उपदेश देते थे, इसलिए जगह जगह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कबीर जो थे वो बहुत भाषाओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, माने अलग अलग, तो उनके भाषाओं का अलग अलग शब्द मिलते हैं हमें। सूरदास जी जो थे वो आदि ने मतलब और भी कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। मीरा जी जो थी उन्होंने कई जगहों पर शब्दों का मिश्रण मिलता है, यानी कि उनकी भी जो कविताएं होती थी उनमें भी बहुत सारे शब्दों का मिश्रण मिलता है। सूफी कवि जयश्री ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक और नोट कर सकते हो कि जो सूफी कवि थे उन्होंने किस भाषा का, सूफी कवि जयश्री जो थे उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, तो तुलसीदास जी जो थे उन्होंने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। तुलसी ने अवधी का परिमांजिक और परिकृत रूप प्रयोग किया है। ठीक है, नंदा और अन्य काव्य, सूफी काव्य, संगीत काव्य, नाटक काव्य, जीवन चरित्र ग्रंथ काव्य और उद्देश्य काव्य आदि जो काव्य थे उनका भी प्रयोग किया गया है भक्ति काव्य में। मतलब भक्ति काव्य की जो भी रचनाएं थी आप इस सबको पॉइंट आउट कर सकते हो। ओके, तो फ्रांसीसी की मनसी शैली का प्रयोग भक्ति काव्य की अपनी निजी विशेषता है। ठीक है, तो ये इनकी मतलब आपसी मतलब निजी यानी अपना विशेषता है। सूफी कवियों ने इस शैली का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये जो सूफी कवि थे इन्होंने इस शैली का प्रयोग किया था, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। यहाँ की लोक कथाओं का प्रबंध का आधार बनाया ईरानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण रूप सूफी काव्य की विशेषता है। ठीक है, परियों का चित्रण ईरानी प्रभाव के कारण ही हो पाया। इस प्रकार भक्ति काल की साहित्य परिस्थिति और स्वरूप में परिवर्तन होता रहा तथा विषय वस्तु, भाषा, शैली तथा काव्य रूपों इन सभी के बदलाव में आया। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट पॉइंट में आप इसको नोट कर सकते हो। भक्ति काल में लोक भाषा को साहित्यिक दर्जा प्रदान किया गया में भक्ति कवियों की प्रमुख भूमिका रही। ठीक है, तो मतलब भक्ति काल में जो साहित्यिक जो था ना, साहित्य का एक अच्छा स्थान देने में इन भक्ति कवियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रज और अवधी जो भाषाएं थी उनमें रचना हो रही थी और कबीर जैसे संत कवि जिस सधुकरी भाषा में अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे वो बाद में चलकर खड़ी बोली की अवधारणा बनी। इस प्रकार आधुनिक हिंदी की
पूर्व पुष्टि भी इसी दौरान में थी, ठीक है, निर्मित हो रही थी। और कवि इन नए बिंब प्रतीत और उपमा विकसित कर रहे थे जो संस्कृत में बिल्कुल अलग और नवीन था। इस रूप में जन भाषाओं को साहित्यिक ऊर्जा से समृद्ध किया गया, ठीक है। तो ये मतलब आप इसको शॉर्ट कर सकते हो कि जो भक्ति आंदोलन थी उसकी हमारी जो साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या थी, उसके अंदर में क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, उस चीज़ को आप समझ सकते हो गाइस। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, इतना आपको लिखने का ज़रूरी नहीं है। आप इसमें से बस इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आप इसको बस नोट आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस कुछ पॉइंट मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं शॉर्ट टाइप, तो इसका आंसर पीछे दिया गया है, आप इसको इजीली कर सकते हो। बस यही है। एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है जो कि घ का है, आप इसको भी कर सकते हो। सो गाइस आप इसको अगर अच्छे से पढ़े होगे अच्छे से तो आप इसको इजीली कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट वाली पार्ट करेंगे। सो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे गाइस। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करोगे गाइस। ओके, सो अभी के लिए बाय।